हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ जजेस के अपॉइंटमेंट पे कुछ डिस्कशन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं यूएस में जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के हिसाब से वहाँ के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, पर बीच में क्लॉज है कि विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ सेनेट। सेनेट जो कि वहाँ के दो हाउसेज में से एक हाउस है कांग्रेस का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक हाउस है कांग्रेस का और दूसरा हाउस सेनेट। तो सेनेट की एडवाइस और कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द जजेस बोथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इंफीरियर कोर्ट शैल होल्ड देयर ऑफिसेज ड्यूरिंग गुड बिहेवियर। और जजेस ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। पहले रिजाइन कर सकते हैं पर मैक्सिमम टर्म उनका लाइफ टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है। गुड बिहेवियर का मतलब लाइफ टाइम समझा जाता है। और यही अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स तक अपना टर्म होल्ड कर सकते हैं। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नील गॉर्सच को सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट किया था। और ये कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि उनको कंजर्वेटिव समझा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलता जुलता समझा जाता है और इसलिए इस अपॉइंटमेंट को बायस्ड माना गया था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जज गॉर्सच मदर वॉज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ड्यूरिंग रोनाल्ड रेगन एडमिनिस्ट्रेशन। रोनाल्ड रेगन डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी से पहले राष्ट्रपति थे और इसीलिए इस अपॉइंटमेंट को काफ़ी बायस्ड माना जा रहा है। अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम में जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। क्वीन अपॉइंट करेंगी अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। और ये जेएसी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो कि सेलेक्ट करती है और रिकमेंड करती है कि किस किस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। इसी बेसिस पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन करने का प्रोविज़न था इंडिया में भी, और इसके बारे में डिटेल में हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में देखेंगे। अब यूएस और यूके में जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन का हिस्सा है और नीदरलैंड्स में या हेग में बेस्ड है, उसमें जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो आईसीजे में यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों हाउसेज में वोटिंग होती है और ये दोनों की वोटिंग के बाद ही जब किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए दोनों हाउसेज में, तब उन पर्सन्स को आईसीजे का जज नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें 15 जज हैं फॉर अ टर्म ऑफ 9 ईयर्स। स्टैगर्ड का मतलब ये है कि हर 3 साल में नए जजेस इलेक्ट किए जाएंगे। 5 जजेस हर 3 साल में नए अपॉइंट होंगे ताकि कंटिन्यूटी कोर्ट की बनी रहे। और एक प्रिकॉशन कि नो 2 जजेस में भी नेशनल्स ऑफ द सेम कंट्री, एक ही देश से 2 जज नहीं नियुक्त किए जाते। अब यूएस, यूके और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है ये देखने के बाद अब देखते हैं कि इंडिया में कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है कि संविधान इस बारे में क्या कहता है कि जजों की नियुक्ति इंडिया में कैसे की जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए, ये सब चीज़ें आर्टिकल 124 में लिखी गई हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में ये सब चीज़ें हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते कितने हैं? 31 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले ये संख्या 8 हुआ करती थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर कई बार ये नंबर बढ़ाने के बाद अब फाइनली 31 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन नेसेसरी है ताकि किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके। तो पहली क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके बाद इन तीनों में से कोई सी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो पहली, हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स अ जज ऑफ हाई कोर्ट और मोर ऑफ सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। 5 साल तक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट या कई हाई कोर्ट का जज रहा होना जरूरी है। या फिर 10 साल तक
किसी हाई कोर्ट या कई हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे भी अगर एक्सपीरियंस होगा तो भी वो क्वालिफाई करते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सके। और लास्ट क्वालिफिकेशन, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेजेंट ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अगर वो एक कानून के काफ़ी अच्छे सलाहकार हैं या समझ रखते हैं, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, तो भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। ये तो हमने देखा कि कितने जजेस होते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पर अब देखते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो अपॉइंटमेंट शैल बी डन बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ हाई कोर्ट्स। तो प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, पर आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स। सलाह के बाद, सहमति के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए, कई सालों तक ये बहस चलती रही, क्या प्रेसिडेंट की ज़्यादा मानी जाएगी या जो जजेस सलाह देंगे वो प्रेसिडेंट को मानना जरूरी है। क्या प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली नहीं अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकते। तो ये सब डिस्प्यूट्स को अभी हम देखेंगे आने वाली इस वीडियो में। अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थे जजेस के या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब देखते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस क्या रही है, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हुई है। तो फ्रॉम 1950 टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद से 1973 तक सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता था। 1973 में ये एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन को तोड़ा गया और एन रे साहब को पहली बार 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। और यही प्रोसीजर 1977 में हुआ जब MU बेग साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया और तब के सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके। ये डिस्क्रिशनरी पावर जिसमें की एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स को वायलेट किया जा रहा था, खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डिस्क्रिशनरी पावर वाज कर्टेल्ड। सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाना जरूरी है। अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 124 के अंडर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। और इस आफ्टर कंसल्टेशन में ही डिस्प्यूट था कि क्या सहमति जरूरी है कंसल्टेशन के बाद या अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये सेटल करने की कोशिश की गई 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस में, जिनको अभी मैं बताऊंगा। पहला केस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1982 में हुआ और कोर्ट ने यह कहा कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। कंसल्टेशन होनी चाहिए, सलाह होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सहमति हो और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एग्जीक्यूटिव की सलाह से जुडिशरी को नियुक्त कर सकते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट हो सकता है। सेकंड केस में ये डिसीजन बदला गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 में ये डिसीजन दिया गया कि कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस, प्रेसिडेंट को सलाह माननी पड़ेगी, बट द CJI वुड टेंडर हिज एडवाइस ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सलाह देंगे वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन के बाद ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। और थर्ड स्पेशल रेफरेंस 1998 जो कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि कैसे जजों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और इस रेफरेंस में यह कहा गया द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड टेंडर हिज एडवाइस ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो सलाह तो माननी पड़ेगी, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस तो होगा, प्रेसिडेंट को कॉन्कर करना पड़ेगा जुडिशरी की सलाह से, पर जो सलाह दी जाएगी वो 2 की जगह अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन के बाद दी जाएगी। अभी आपने देखे सुप्रीम कोर्ट में 3 लैंडमार्क केसेस जिनके फैसले के हिसाब से फाइनली ये कंक्लूड किया गया
कि कॉलेजियम सिस्टम से ही जजेस की नियुक्ति की जाएगी। और कॉलेजियम सिस्टम है क्या? अ सिस्टम इन विच डिसीजंस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स सच एज ट्रांसफर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ जजेस। सीनियर जजेस ही ये फैसला करेंगे कि किन जजेस की नियुक्ति की जानी चाहिए या किन जजेस का ट्रांसफ़र कहाँ पे किया जाना चाहिए। पर एक क्लॉज जो कि आपने 2 मिनट पहले भी देखा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट दिस कॉलेजियम शैल कंसिस्ट ऑफ सीजेआई एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह पे ही प्रेसिडेंट को नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब एक बार फिर से जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश की गई। पहले 3 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में कोशिशें हुई, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने कोशिश की कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन करके ये सेटल हो सके। और इसके लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया ताकि एनजैक का एस्टैब्लिशमेंट हो। और इसकी कॉम्पोजिशन एक बार देख लेते हैं। 3 मेंबर्स जुडिशियरी से, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और 2 एमिनेंट पर्सन्स, यानी कि काफ़ी सारा डिसीजन मेकिंग ये 2 एमिनेंट पर्सन्स के हाथ में आ गया। 2 जुडिशरी से, एक एग्जीक्यूटिव से और उनके बाद 2 एमिनेंट पर्सन। और ये 2 एमिनेंट पर्सन चुने जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ओपोजिशन की एक कमेटी से। और अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन ना हो तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी भी इसमें बैठ सकती है। और एक खास क्लॉज कि वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन शाल बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज और माइनॉरिटीज और वुमेन। पर ये सब तो ठीक है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है इन कॉन्ट्रावेंशन the constitution. Court stated that the autonomy of the judiciary was a part of basic structure of the constitution. Basic structure doctrine जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में कहा था, उस बेसिक स्ट्रक्चर के तहत ये जजमेंट आया कि एनजैक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब दोनों ही सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम जिसमें जुडिशियरी की डोमिनेंस थी और एनजैक सिस्टम, दोनों को हटा के एमओपी सिस्टम लाने की कोशिश की गई जिसमें कि कॉन्सेंसस से जजेस का अपॉइंटमेंट हो सके। 2016 में यानी कि पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एमओपी ड्राफ्ट तैयार किया जिससे कि जजेस का अपॉइंटमेंट हो और सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एमओपी टर्न डाउन कर दिया, खारिज कर दिया। और पिछले ही महीने 2017 फरवरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे.एस. खेहर साहब ने कहा कि एमओपी वो अपना फाइनलाइज कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज कर लिया जाएगा। इस एमओपी में क्या होगा, क्या कंटेंट्स होंगे, उस सब के लिए आपको और मेरे को दोनों को ही न्यूज़पेपर पढ़ते रहना पड़ेगा। अब आज की वीडियो पे बेस मैं आपको एक कोट के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, However good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. आप कितना ही अच्छा व्यवस्था बनाइए, कितना ही बढ़िया सिस्टम बनाइए, वो सिस्टम बेकार हो सकता है अगर वो लोग जो इस सिस्टम को चला रहे हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और however bad a constitution may be, it may turn out to be good because of those who are called to work it happen to be a good lot. अगर जो लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं वो व्यवस्था कितनी भी खराब हो, अगर लोग अच्छे हैं चलाने वाले तो व्यवस्था अच्छे से काम करेगी।